दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में टूट फूट चल रही है वो देखकर मैं बीजेपी के जन्म से लेके अभी तक का इतिहास का अवलोकन करता हूं तो देखता हूं कि जिस दौर से बीजेपी गुजरी है उस दौर से तो ये कोई भी नहीं गुजरा, लेकिन बीजेपी में कभी टूट नहीं हुई। बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी और उसके पहले इनका जो पार्टी थी वो भी भारतीय जनसंघ थी। भारतीय जनसंघ ने 1952 में चुनाव लड़ने शुरू किए। 1952 में 3 सीट मिली, उसके बाद 57 में 4 मिली, 62 में 14 मिली, 1967 में 35 मिली और 1971 में 22 सीट मिली। यानी तब तक 1967 तक मैक्सिमम सीट बीजेपी भारतीय जनसंघ को 35 मिली थी, इससे ज़्यादा नहीं मिली। जबकि 1967 में जब 35 सीट मिली उस वक्त उन्होंने 249 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद 1971 में जब 22 सीट मिली तो फिर उसके बाद तो इंदिरा गांधी का मामला चालू हो गया। 1977 में जनता पार्टी हो गई। जनता पार्टी में बीजेपी को जनसंघ को मर्ज होना पड़ा। मर्ज होके 1977 में जनता पार्टी की 295 सीटें आई। 295 में भी भारतीय जनसंघ की 93 सीट थी। उसके बाद 1980 में चुनाव जब हुआ, जनता पार्टी टूट गई, टूट फूट हो गई, तो उस वक्त जनता पार्टी को 1980 में कुल 31 सीट मिली और बीजेपी ने अपना जनसंघ ने अपना अलग से लड़ा था तो उनको 2 सीट मिली। लेकिन जो जनता पार्टी की सीटें थी उनमें भी उन लोगों के जो उम्मीदवार जीते थे, मेरा ख्याल है 15-16 जीते थे। उसके बाद 1984 में इंदिरा जी की लाश को कंधे पे ढो के राजीव गांधी वोट मांगे। बीजेपी 2 सीट पर रह गई, केवल 2 सीट, लेकिन टूटे नहीं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 100 वर्ष पुराना संगठन हो गया और विश्व का अकेला संगठन है जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं है, संगठित है, डिसिप्लिन है पूरी तरह से। बीजेपी की असली मायनों में कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन मैं कहता, मेरा मानना है कि प्राणवायु बीजेपी की आरएसएस है। आरएसएस के साथ भी कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, मतभेद हो सकते हैं। अब चलते हैं जी 1984 के बाद जब 2 सीट रह गई थी उसके बाद खड़े होके उनके 89 में 225 सीट लड़ी और 85 जीते। 1989 के बाद मुझे याद पड़ता है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किसी मीटिंग में कहा था कि हमसे पत्रकारों ने पूछा कि आप सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं या विपक्ष के लिए चुनाव लड़ते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए। तो कहते हैं उसकी बात का जवाब मेरे पास नहीं था। तो उस पत्रकार ने कहा कि जब आप इतनी सीटें ही नहीं लड़ेंगे कि आप सत्ता में आ सकें तो फिर तो आप विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फिर 1991 में 477 सीट पे, पहली बार 477 सीट पे बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और 120 सीटें जीती। 91 के बाद 96 में 161 सीटें जीती और अटल जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने 13 दिन के लिए। कांग्रेस और विपक्ष ने सरकार को बहुमत साबित नहीं करने दिया। और उसके बाद तो फिर गठबंधन का ज़माना चलता रहा। बीजेपी की सीटें बढ़ती गई, 182 हुई, फिर 182 हुई, फिर 138 हुई। 2004 में, 2009 में 116 रह गई और 2014 में पहली बार
1984 के बाद 30 वर्ष के बाद बीजेपी की मोदी के नेतृत्व में बहुमत आया 282 सीटों से, जबकि 1984 के बाद कांग्रेस को आज तक किसी चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि ये जो जितना भी मारामारी आज मची हुई है, अगर बीजेपी में ऐसी मारामारी मचती तो पार्टी अब तक कहाँ खड़ी होती, जो सब पार्टी डूब रही हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी खंड खंड हो गई, शिवसेना खंड खंड हो गई, एक बार टूटी अब फिर टूट रही है, ज़ीरो हो जाएगी। और वो खुद शिवसेना वाले कह रहे कांग्रेस में मर्ज कर दो सारी पार्टियाँ। अरे जिस पार्टी को शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं कांग्रेस में मर्ज होने की बजाय, कांग्रेस में समझौता करने की बजाय, कांग्रेस से हाथ मिलाने की बजाय आई वुड लाइक टू क्लोज माई शॉप, आप अपना शॉप क्लोज करने चल दिए हो। ये स्थिति हो गई है। उधर शरद पवार जी उछल कूद के नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, नेशनल एनसीपी बनाई थी, आज बंटाधार होने की स्थिति में है। ये जो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा इनको बीजेपी के लीडरों से सीखना चाहिए। संयम, हार में संयम तो हर कोई खो देता है, लेकिन हार में संयम रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो जीत का मार्ग अग्रसर करती है, जीत का मार्ग प्रशस्त करती है। ममता बनर्जी की 80 सीटें विधानसभा में आई, वो बीजेपी की लोकसभा में 2 सीटों से तो बहुत रिस्पेक्टेबल सीट है। कहाँ 2 सीट लोकसभा में 543 में, कहाँ 294 में 80 सीट। तो ऐसी तो कोई मारामारी नहीं बच गई थी, लेकिन पार्टी के लोग कूद गए। वो कहते हैं ना, जब जहाज़ डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, यहाँ तो चूहे ही जहाज़ को डुबोने में लग गए। ये क्या हो रहा है। और बीजेपी ने 45 साल, जनसंघ से लेके बीजेपी तक 45 साल विपक्ष में बैठना मंजूर किया, लेकिन बीजेपी ने कभी कांग्रेस के ऊपर वोट चोरी, संवैधानिक संस्थाओं को हथिया लिया, ये कर लिया, देशद्रोह के मार्ग पे कभी नहीं चले, जो आज राहुल गांधी चल रहा है। दुनिया भर में जाके, हर देश में जाके देश की बुराई करते हैं। ये कहाँ का तरीका है भाई। आप ये सोचिए ना कि तुम विदेश में जाके, अटल बिहारी वाजपेयी 1994 में जिनेवा में गए थे, कश्मीर इशू उछाला था पाकिस्तान ने, उसका जवाब देने के लिए नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, और जिस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा, लोग हैरान थे। एक विपक्ष का नेता सरकार के लिए इस तरह बोल सकता है, देश के लिए ऐसे बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो बोले। अगर आज मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी को ऐसी किसी सभा में भेज दिया जाए, तो ये तो वहाँ पर सरकार का ही नहीं, देश का ही बड़ा कर देगा वहाँ पर। आप देखिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे बीजेपी के विपक्ष के नेता थे लोकसभा में, उन्होंने कभी हो हल्ला नहीं किया। अगर पार्टी विरोध करती थी तो वो विरोध के टाइम पे, जब ऐसा टाइम आता था कि निकलना है, तो पहले निकल जाते थे वो, लेकिन कभी नारेबाजी नहीं की। जो आज का नारेबाजी तुम विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और किसी चीफ मिनिस्टर को मैंने आज तक कभी नारेबाजी करते नहीं सुना, लेकिन ममता बनर्जी विधानसभा में खड़े होके मोदी चोर, भाजपा चोर, मोदी चोर, भाजपा चोर। अरे क्या मिल गया तुम्हें। अब नारे लग रहे हैं ना, पीसी चोर, भाईपो चोर, पीसी चोर, भाईपो चोर। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि एक चीफ मिनिस्टर को खड़े होके ऐसे नारे लगाना तो शोभा नहीं देता ना। तुम नारे लगा रहे हो वहाँ पर। वैसे कुछ नारे ये केजरीवाल भी लगाता था, ये केजरीवाल भी लगाता था, लेकिन अमूमन मैंने देखा है कोई चीफ मिनिस्टर खुद खड़े होके नारेबाजी अपने विरोधियों के लिए कभी नहीं करता।
और देखिए, इनकी हालत क्या हुई है। 1984 के बाद बहुमत तो मिला ही नहीं। 2014 में 44 सीट पे आ गए। कारण क्या था आपको मैं बताता हूँ। 1952 से लेके 1971 तक, जब तक इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा, इंदिरा गांधी को उस वक्त 353 सीट मिली थी। ये सच्चाई में लिबरेशन डिविडेंड खा रहे थे। लिबरेशन डिविडेंड समझते हैं ना, जो मतलब हमने आज़ादी दिलाई, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये वो फल भुगत रहे थे, उसको फल को चख रहे थे, स्वाद चख रहे थे उसका, और उनको सीटें मिलती गई। 1977 से बंटाधार हो गया। 80 में फिर एक बार जरा लहर आ गई, और 84 में तो इंदिरा जी की हत्या हो गई। हत्या का डिविडेंड उन्होंने, फिर हत्या का डिविडेंड खाया इन्होंने, एक ही बार खा पाए बस। उसके बाद चारों खाने चित, कभी 44 सीट पे आके बैठ गए, ये हालत। और जब लीडरशिप किसके हाथ में थी? सोनिया गांधी के हाथ में। तो इनको मैं ये कहता हूँ कि आज इन्हीं के अंदर नहीं, शिवसेना, ममता बनर्जी, एनसीपी, इनमें नहीं, समाजवादी पार्टी में टूट फूट की खबरें आ रही हैं। ओपी राजभर कहता है जी राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। राम गोपाल यादव ने साफ मना कर दिया, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, झूठ बोलता है भैया, दिस इज़ ऑल रबिश। लेकिन आप एक बात सोचिए, राम गोपाल यादव ने तो मना कर दिया कि मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन अमित शाह या उसके ऑफिस ने ये डिनाई नहीं किया। चिट्ठी मिली या नहीं मिली, कुछ नहीं बोला। ये बताता है दाल में काला है। ये बताता है दाल में काला है, कुछ तो हो रहा है। आग कहीं कुछ लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है। लेकिन इनको भरोसा बस केवल वो अपनी बना दी इन्होंने, पीडीए के चल रहे हैं, और उसका नाम दे दिया किसी ने, बहुत बढ़िया नाम दिया है, पसंद आ गया मेरे को तो, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। केवल परिवार को डेवलप करना है और कुछ नहीं। कोई वही किया है इन्होंने, शुरू से यही किया है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ समाजवादी पार्टी के यादव परिवार के लोग ना फिट किए गए हों। लेकिन कभी तो अंत होगा ना। लालू यादव का अंत हो गया, उसकी पार्टी का अंत हो गया, कांग्रेस का अंत हो गया। कांग्रेस आज तो सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखिए, 2-3-4 स्टेट्स का छोड़ के किसी स्टेट में इंडिपेंडेंटली अकेले दम पे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। हर जगह उसको सहारा चाहिए, बैसाखियाँ चाहिए। ये मोदी की जो अभी 2024 में सरकार बनी, इसको कहते थे गवर्नमेंट ऑन क्रचेस। अरे तुम तो चुनावी क्रचेस पे के सहारे लड़ते हो। आप कोई भी राज्य देख लीजिए जहाँ अकेले लड़े। बंगाल में 2 सीट आई हैं। आप 1462, कल मैंने एक आंकड़ा देखा, 1462 सीटें 6-7 असेंबलीज में, उसमें से कुल 31 सीटें हैं कांग्रेस के पास, यानी 2.12%। ये स्थिति है कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर में 6 सीट, वहाँ भी सुना है कलह हो रहा है। 6 सीट, 6 एमएलएज के लिए 3 मेंबर की कमेटी बना दी गई है। क्या करोगे भाई, क्या करोगे? कहीं खड़े होने की स्थिति नहीं है, हर जगह क्रचिस चाहिए। तो मेरा जो मुख्य आज मुद्दा है कहने का, वो ये है कि इनको बीजेपी से कुछ लर्न करना चाहिए। लर्न करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, और हार से हताश नहीं होना चाहिए। हार और जीत इलेक्शन के 2 पहलू हैं, किसी को हार मिलती, किसी को जीत मिलती है। आप 45 साल तक राज करते रहे, 55 साल तक आप किस लिए राज करते रहे? लिबरेशन डिविडेंड खाते रहे। और फिर इन्होंने गांधी हत्या का भी डिविडेंड खाया, खूब दबा के। हर इलेक्शन के अंदर मुद्दा उछला, गांधी की हत्या आरएसएस ने की, गांधी की हत्या आरएसएस ने की, उसका डिविडेंड खाते रहे।
तो अब इन चीज़ों को एक स्टेज तो आती है ना जब जनता समझने लगती है, जनता जागरूक हो जाती है, जनता पढ़ी लिखी हो जाती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज की बात में कि इनको बीजेपी के साथ कुछ सीखने, बीजेपी से सीखना चाहिए कि वो 2 सीट पे आ गए तब नहीं टूटे। तुम तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, फिर टूट रहे हो, और टूटोगे, और टूटोगे। तुम तो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे हो, उनको एक छत्र राज उनका स्थापित करने के लिए आप मदद कर रहे हो। बस मेरे को इतना कहना है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी व्यूअरशिप कम है, ज़रा बढ़ाइए। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।